जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं और उत्तराखंड का इतिहास को दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। दो क्षेत्र से मेरा तात्पर्य है, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल। कुमाऊं पे शासन करने वाले थे चंद वंश के लोग, जिनके बारे में हमने कंप्लीट सीरीज मैंने अपलोड कर दी है। और गढ़वाल में शासन करने वाला जो वंश है वो है आपका पवार वंश, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऑलरेडी 6 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये 7वां है और 6 लेक्चर में मैंने महिपत शाह तक उसे फिनिश किया है। राइट, तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर 7। तो यहां से हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी पृथ्वीपत शाह से। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ये। राइट, तो हम देखते हैं क्या क्या डेटा हमें मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, शुरुआत हम करेंगे पृथ्वीपत शाह से। महिपत शाह के बाद जो गद्दी में बैठे हैं वो कौन बैठे हैं? पृथ्वीपत शाह। अब ये जो हमें पता चलता है कि महिपत शाह के बाद बैठे हैं पृथ्वीपत शाह, ये काफी हमारे जो हिस्टोरियन हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनके द्वारा हमें पता चलता है। तो वैसे ही हमारा एक धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारक जो हैं अजय वेडू, वो अपने साहित्य में बताते हैं कि जब पृथ्वीपत शाह को गद्दी पे बैठाया गया तो ये मात्र 7 साल के थे। मात्र 7 साल के थे। किसके द्वारा बताया जा रहा है? अजय वेडू के द्वारा। राइट, अब देखिए यहां यहीं पर से एक मिलता जुलता मैं आपको बताता हूं। एक युद्ध है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ कायदर, कायदार का युद्ध। कब लड़ा गया था ये? 1178 में। किस किस के मध्य हुआ था ये? मोहम्मद गौरी वर्सेस बनाम रानी नाइकी देवी, रानी नाइकी देवी। और इसमें कौन जीता था? नाइकी देवी जीती थी। इसलिए हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी भारत में पहली बार जब गुजरात वाले हिस्से में आया था आक्रमण करने, तो वो हारा था, एक वीरांगना से हारा था। वो कौन थी? नाइकी देवी। अब देखिए, आप कहेंगे कि भारत में जो प्रथा थी, भारत की जो प्रथा थी वो ये थी कि हमें दिखता है कि ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो गद्दी पे नहीं बैठती हैं। परंतु यहां पर मैं नाइकी देवी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नाइकी देवी का जो पुत्र है, जिनका नाम है मूलराज द्वितीय, वो अभी छोटे हैं। तो इसीलिए एक प्रथा है भारत में कि जो माँ है वो अस्थायी तौर पर ऑन द बेसिस टेम्परेरी बेसिस में वो राजगद्दी अपने हाथ पे लेती हैं और शासन प्रशासन चलाती हैं। इसीलिए ये बैटल ऑफ कायदर में हमें जो नाम मिलता है वो नाइकी देवी का मिलता है। ठीक है, तो यही प्रथा जो है ये हमें यहां पर भी दिखेगी, क्योंकि जो पृथ्वीपत शाह हैं वो मात्र 7 वर्ष के हैं। तो इनकी जो माँ है, जिनका नाम है रानी कर्णावती, जो प्रसिद्ध हुई है नागकटी रानी के नाम से, वो हम देखेंगे आगे क्यों प्रसिद्ध है। वो अस्थायी तौर पे ये साम्राज्य चलाएंगे। राइट, क्योंकि हमें दिखेगा कि जो डबराल हैं, फेमस हिस्टोरियन है डबराल साहब, तो इनका भी यही मत है जो अजय वेडू का है कि जो गढ़वाल का शासन है वो एक नारी ने अपने हाथों पे लिया था, या एक माँ है। किसकी माँ है? पृथ्वीपत शाह की। राइट, ये आपको दिख रहा होगा, नागकटी रानी कर्णावती, यानी कि कर्णावती, और प्रसिद्ध हुई थी नागकटी रानी के नाम से। अब हम ये भी देखेंगे कि नागकटी रानी से क्यों प्रसिद्ध हुई है। जैसे डबराल साहब भी कहते हैं कि ये जो रानी है ये काफी प्रसिद्ध हुई है नागकटी रानी के नाम से। क्यों? क्योंकि एक ऐसी रानी थी जिसने बहुत से जो सैनिक थे उनकी नाक को काटा। अब वो क्यों काटा, कौन सी सेना थी, वो हम आगे चर्चा करने वाले हैं। और महारानी कर्णावती का नाम आपको एक पुराना ग्रंथ है जिसका नाम है संवारी ग्रंथ। संवारी ग्रंथ जो है वहां पर आपको रानी कर्णावती का नाम मिलता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कि संवारी ग्रंथ में किसका नाम मिलता है? तो रानी कर्णावती का नाम मिलता है। राइट, तो देखिए यहां पर बता रखा है कि जो नागकटी रानी, जो इनको एक उपनाम मिला था, निकनेम मिला था, वो क्यों मिला था? वो इनकी बहादुरी के लिए मिला था। जो रानी कर्णावती है उनकी बहादुरी के लिए मिला था। जैसे ये आप राइट साइड बुक देख सकते हैं, स्टोरियो डो मोगोर एक किताब है जो लिखी गई है निकोलो मनुसी के द्वारा। ये देखिए निकोलो मनुसी, ये यहाँ पर नाम आपको दिख रहा होगा, स्टोरी डा मोगोर। तो ये आपने एग्जाम वाइज याद रखना है कि
रिया डो मुगोर, ये किताब किसने लिखी है? निकोलाओ मनुसी के द्वारा। तो इनके अनुसार यह है कि जो शाहजहां है वो कहीं ना कहीं अपनी जो सेना है वो भेजते हैं गढ़वाल वाले क्षेत्र में, क्योंकि ये माना जाता है कि गढ़वाल ने कभी भी मुगलों की गुलामी या सोवरेनिटी संप्रभुता स्वीकार नहीं करी। यानी कि गढ़वाल का साम्राज्य अपने आप को हमेशा उसने अपने आप को सोवरन रखा, आजाद रखा। तो इसीलिए एज पर मनुसी शाहजहां ने अपनी आर्मी भेजी और एक युद्ध होता है। और युद्ध जो होता है ये मुगलों की सेना बनाम रानी कर्णावती के मध्य होता है। और यहां पे हमें दिखता है कि मुगलों की सेना बहुत बुरी तरह से हारती है और जो भी बचे हुए लोग होते हैं उनकी नाक काट दी जाती है रानी कर्णावती के द्वारा, राइट। तो ये हमें पता चलता है किस राइटर के द्वारा? निकोलाओ मनुसी के द्वारा। और यहां पर ये जिक्र करते हैं शाहजहां का, क्योंकि अभी आपको और भी राइटर दिखेंगे जहां पर वो औरंगजेब की स्टोरी को इससे मिक्सअप कर देंगे, ये वाले वाक्य से। ये जो नाक कटे वाला वाक्य है वहां पर औरंगजेब का जिक्र आएगा, राइट। आपने ये ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम समयकाल की बात करें तो बाबर का जो समयकाल है वो है आपका 1526 से लेके 1530। फिर हुमायूं का जो समयकाल है वो है आपका 1530 से 1540। फिर हमें एक और काल दिखता है 1555 से 56 सॉरी। फिर और हमें दिखता है अकबर का जो समयकाल हमें दिखता है वो दिखता है 1556 से 1605। फिर जहांगीर का जो समयकाल दिखता है वो 1605 से 1627 का दिखता है। फिर शाहजहां का जो समयकाल दिखता है वो 1628 से 1658 तक दिखता है। फिर औरंगजेब का जो हमें समयकाल दिखता है वो 1658 से 1707 दिखता है। तो यहां पर समझने वाली बात है कि हमारा जो मनुसी है, ये जो राइटर है हमारा मनुसी, ये कहीं ना कहीं शाहजहां को जिम्मेदार ठहराता है इस युद्ध के लिए जिसमें मुगल सेना की नाक काट दी जाती है। पर आगे हमें दिखेगा कुछ राइटर जो है वो औरंगजेब जो है उनको जिम्मेदार ठहराएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बात मैंने यहीं पर समझाई है कि कंफ्यूजन नहीं होना आपको। अब देखते हैं यहां पर कि जो मनुसी है वो बताते हैं कि जो सेना है, जो मुगलों की सेना है वो गढ़वाल तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि गढ़वाल का ही जो एक प्रिंस है वो इसमें मदद करेगा। देखिए उस समय क्या होता था, राजा एक शादी तो करता नहीं था, राइट। तो जब भी मुख्य राजा की मृत्यु होती थी तो उसके जो अलग अलग बीवियां हैं वो कोशिश करती थी कि उनका जो पुत्र है वो गद्दी पे बैठे। तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गढ़वाल का ही कोई प्रिंस होगा जो नहीं चाहता होगा कि रानी कर्णावती गद्दी पे शासन करे अस्थायी तौर पे, और वो नहीं चाहता होगा कि पृथ्वीपत शाह गद्दी पे बैठे। इसीलिए हमें दिखता है कि जो मुगलों की सेना है उसको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाया किसने? गढ़वाल के ही किसी राजकुमार ने। तो यहां पर हमें दिखता है कि जो रानी कर्णावती है वो ये मुगल सेना का कहीं ना कहीं बहादुरी से मुकाबला करेगी और कहीं ना कहीं मुगल जो सेना है उसको हराएगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक हमें दिखता है, इसको यहां पर देखिएगा, ये है मुआसिरुल उमरा। ये किताब है जिसे यहाँ पर मुगल दरबार के सरदार, इस तरह से इसको बोला जाता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, इसको मुआसिरुल उमरा भी कहा जाता है या मासिरुल उमरा। देखिए तो यहां से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहां पर यह बताया जाता है कि एक एक रानी है, उसने कहीं ना कहीं जो मुगल सेना है उसका ह्यूमिलेशन किया है। जैसे कि नाक काट देना वो एक तरह का शोषण ही हुआ, राइट। अब देखिए जो हमारा मनुसी है, जो अब ये राइटर हमने पहला वाला देखा था, ये वाला, ठीक है, निकोलाओ मनुसी जो है, इसने जो मुगल सेना है उसके जनरल का नाम नहीं बताया है। परंतु यहां पर हम मासिरुल उमरा की बात करें, यहां पर हमें पता चल जाता है कि जनरल का नाम क्या है, ठीक है। तो मासिरुल उमरा का अगर हम आधार लेते हैं तो जो सेना है, जो मुगल सेना है जो गढ़वाल में आई है, उसका जो सेनापति है उसका नाम है नजाबत खान। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना आपने, नजाबत खान। ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह का लगता होगा। तो यहां पर हमें दिखता है कि जो नजाबत खान है ये हारेगा। और यहां पर हमें ये भी दिखेगा, एक नाम आपको दिखेगा, दोस्त बेग। दोस्त बेग कौन है? ये जो तोपखाना हुआ करता था उसका इंचार्ज होता था जिसने मदद करी रानी कर्णावती की। तो इसको आप यहां से लिंक कर सकते हैं किसके साथ?
याकूत खान के साथ। याकूत खान आप सभी को पता है, याकूत खान वही शख्स है जिसने हमेशा कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि जो रजिया सुल्तान है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करा, और वैसे ही रजिया सुल्तान ने जिससे शादी करी थी वो था अल्तूनिया, तो अल्तूनिया ने भी रजिया सुल्तान की सुरक्षा करी है। तो उसी तरह से हमें दिखता है यहाँ पर एक नाम हमें दिखता है, वो है दोस्त बेग। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, दोस्त बेग नाम याद रखना। ये एक तोप खाने का ऑफिसर है, और जो कहीं ना कहीं जब रानी कर्णावती के जो पति हैं उनके समय से उनके साथ था, तो इसीलिए वफादार था और रानी कर्णावती की मदद करी मुगलों की सेना को हराने में, राइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये बताया जा रहा है जो प्रसिद्ध राजकुमारी है जिसको हम रानी कर्णावती कह रहे हैं, या उनको रानी नाक कटी रानी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करती थी, ज्यादातर जिसको भी वो हराती थी या जो भी गलत काम करता था उसको पनिशमेंट के रूप में वो उनकी नाक काट देती थी। तो इसीलिए इतिहास में प्रसिद्ध हुई होंगी नाक कटी रानी के नाम से, राइट। तो यहां पर हमें दिखेगा कि जो नजाबत खान है, जो एक एक जनरल है इस आर्मी का, मुगल आर्मी का, उसकी हार होगी और यह युद्ध लड़ा गया है। यह बताया गया है ये 30 कोस, यानी कि उस समय एक मानक था, जैसे आज हम किलोमीटर कहते हैं तो उस समय कोस कहा जाता था। तो जो राजधानी थी गढ़वाल में, गढ़वाल की राजधानी थी श्रीनगर, श्रीनगर से 30 कोस दूर लड़ा गया युद्ध। किस किस के मध्य? रानी कर्णावती और नजाबत खान के बीच। और हमें दिखता है इसमें हार किसकी होती है? नजाबत खान की। अब आगे देखते हैं, नजाबत खान की बात हम करेंगे। ये यहां से बच निकलता है और बहुत समय तक ये जंगल में रहता है। वहां पर लीव्स हो गया, यानी कि पत्ते हो गए, जड़ें हो गए, पेड़ हो गया, उनके आधार पर ये जीवित रहता है बहुत समय तक। और अंत में हमें दिखता है कि जब ये मुगल जो शासक है उसके मध्य पहुंचता है, उसके समक्ष पहुंचता है, तो काफी इसे शर्मिंदगी होती है और इसको इस हरकत की वजह से, क्योंकि एक महिला से यह हारा है, तो इसको डिमोट कर दिया जाता है। ठीक है, किसको? नजाबत खान को। तो याद रखिएगा, आपने बस ये याद रखना है कि जो जनरल है जो आया था मुगल सेना के साथ वो कौन था? वो था नजाबत खान। अब देखिए, अब हम देखेंगे एक व्यक्ति है, एक ट्रैवलर है, फ्रेंच ट्रैवलर है जिसका नाम है ट्रवर्नियर। फ्रांस का एक सौदागर है, ठीक है, मर्केंट है, ट्रैवलर है। तो इसने जो अपना साहित्य लिखा है, इसने आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो स्टोरी अभी हम देख रहे हैं शाहजहां वाली, जिसमें हमने देखा कि शाहजहां ने भेजा है, ये कहेगा कि ये इस स्टोरी को, रानी कर्णावती वाली स्टोरी को किससे मिक्सअप कर देगा? सुलेमान शिको से। क्योंकि हम सभी जानते हैं औरंगजेब ने गद्दी में बैठने के लिए अपने भाइयों को मारा, क्योंकि सबसे मजबूत दावेदार जो था वो दारा शिको था। दारा शिको है सुलेमान शिको का पिता, याद रखिएगा। तो युद्ध होता है, युद्ध में क्या होता है कि दारा शिको हार जाते हैं और सुलेमान शिको भाग जाते हैं गढ़वाल की तरफ और गढ़वाल में पनाह लेते हैं। तो यहां पर यह होता है कि औरंगजेब जो है अपनी सेना की टुकड़ी भेजेगा गढ़वाल की तरफ और ये आग्रह करेगा कि जो सुलेमान शिको है इसको मुगलों को सौंप दिया जाए। परंतु जो राजा है, यानी कि उस समय कहा जाता है कि कर्णावती के जो जो हस्बैंड है वो इसको मना करेंगे कि जो भी हमारे वहां रिफ्यूजी है वो एक भगवान का रूप है, तो उसको हम ऐसे नहीं देंगे। तो इसीलिए हमें दिखता है कि औरंगजेब जो है अपनी सेना भेजेगा और ये स्टोरी फिर वहां मिक्सअप हो जाएगी कि औरंगजेब अपनी सेना भेजेगा और फिर इसका एक युद्ध होगा। और युद्ध में कौन लड़ेंगी? रानी कर्णावती, और वो क्या करेंगे? जो मुगलों की सेना हारी है उनकी नाक काट देंगी, राइट। तो यहां पर याद रखेगा जो ट्रेवर्नियर है इसने मिक्सअप किया है इस कहानी को सुलेमान शिको के रिफ्यूजी वाले अध्याय से। अब देखिए यहां पर हमें क्या दिख रहा है? यहां पर हमें दिख रहा है कि जो मनुसी है या जो ट्रेवर्नियर है या जो मसीरुल उमरा है, जो अभी हमने देखा अलग अलग लेख, चाहे वो कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं, जैसे मनुसी ने शाहजहां वाली बात करी थी, ट्रेवर्नियर ने औरंगजेब वाली बात करी थी, या मसीरुल उमरा में तो हमें यह भी पता चल जाता है कि भैया जो जनरल था उसका नाम भी हमें पता चल जाता है। अब देखो तीनों में एक समानता क्या है? तीनों में यह समानता है कि तीनों इस बात से एग्री करते हैं कि जो हार हुई है वो मुगलों की हुई है, राइट।
ये आप दिख रहा होगा कि गढ़वाल में हार हुई है मुगलों की। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो मुगल सेना के सैनिक जो बच चुके थे, उनकी नाक काटी गई थी। इससे भी तीनों एग्री करते हैं, मनुसी हो गया, ट्रवरनियर हो गया और मसीरुल हो गया। तो यहां से हमें पता चलता है जो रानी कर्णावती है, उसने जो उपनाम कमाया है नाक कटी रानी, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, नाक कटी रानी कर्णावती। अब यहां पर देखिए एक थोड़ा सा अंतर हमें दिखता है, वो किस किस के बीच दिखता है, मनुसी और मसीरुल उमरा के बीच में। जैसे कि हमने देखा था, पढ़ा था, जो मनुसी है, मनुसी ने कौन सी किताब लिखी है, स्टोरिया डो मोगोर। और मासिरुल उमरा, ये आप देख पा रहे होंगे। जो कटिंग ऑफ नोस है, जो मुगल सेना के जो सैनिक थे उनकी नाक काटी है, उसमें ये दोनों ही ग्रंथ जो हैं, जो आपको राइट साइड दिख रहे हैं, वो अलग अलग बातें करते हैं। मसीरुल उमरा क्या कहता है, यहां पर क्या है, मसीरुल उमरा ये नाक कटने वाली बात पे पर्दा डालता है। इस बात को वो दर्शाता नहीं है, क्योंकि मसीरुल उमरा जो है वो कहीं ना कहीं जो साहित्य है वो मुगलों का ही है, तो मुगलों की अगर कोई शर्मिंदगी वाली हार हुई तो उसको दर्शाया नहीं जाएगा ऑब्वियसली। परंतु यहाँ पर मनुसी को अगर हम देखें, मनुसी बाहर का व्यक्ति है, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये डिस्क्राइब करता है, पूरी तरह से बताता है कि किस तरह से मुगल सेना जो हारी थी उनकी नाक काटी गई थी, जो जो बचे थे सैनिक उनकी नाक काटी गई। तो ये बात हमें क्लियर कहां से होती है, निकोलाउ मुनिसी के लेख के द्वारा, जो है स्टोरिया डो मोगोर, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये जब बात आपको पसंद आई होगी, और ये जो भी मैंने डेटा आपको दिया है, ठीक है। और बीच में ये कंटिन्यू नहीं आ पा रहे थे वीडियोस, मैं जानता हूँ एग्जाम भी आपका 7 जुलाई का है, उत्तराखंड पीसीएस का। तो फटाफट जो है, अब हम एंड में ही चल रहे हैं, वो अब आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगे, ये मेरा आप लोग को वादा है। और आपने क्या करना है, रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, और देखिएगा जब आप एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन इनमें से जरूर आएंगे, राइट। तो अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो लोग फीस नहीं दे पाते हैं हैवी, क्योंकि कोचिंग में काफी हैवी फीस होती है, तो उनको ये मेरा जो प्रयास है वो पहुंचाइए, राइट। और कमेंट करिए। चलिए, यहीं से साइन आउट कर रहा हूँ। जय हिंद गाइस।